हेलो एवरीवन, मैं पूजा यादव आज प्रेजेंटेड हूँ एक नई वीडियो के साथ। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में। आज हम काउंटिंग करेंगे रिलेशंस की। जैसे मैंने रिलेशंस की डेफिनेशन डिफ़ाइन किया था तब बताया था कि किन्हीं दो सेट के बीच में कितने रिलेशंस डिफ़ाइन किए जा सकते हैं। सिमिलरली प्रोसेस हम करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस के साथ कि हम किन्हीं दो सेट के बीच में कितने आइडेंटिटी रिलेशन या फिर कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कितने एंटीसिमेट्रिक रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो काउंटिंग करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, आज हम काउंटिंग कर रहे हैं रिलेशंस की। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ग्रुप थ्योरी में हम जनरली हर चीज़ की काउंट करते हैं। जैसे हमने सबसेट पढ़ा था तो हमने बताया था कि किसी सेट के कितने सबसेट परफॉर्म बनाए जा सकते हैं, प्रॉपर सबसेट कितने हो सकते हैं। तो इसी तरह से अब हम निकालेंगे कितने रिलेशंस डिफाइन किए जा सकते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो वी आर गोइंग टू नो अबाउट द काउंटिंग ऑफ रिलेशंस। तो हमने जब टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में पढ़ा था तो हम लिख रहे थे या हमने पढ़ा था कि लेट आर बी एनी रिलेशन ऑन ए सेट ए। और किसी रिलेशन ऑन सेट ए का मतलब है कि रिलेशन ए टू ए ही डिफाइन है। हमें किसी दूसरे रिलेशन की सेट की ज़रूरत नहीं है, हम किसी एक ही सेट पर रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं। सो लेट ए बी एनी सेट मैं कंसिडर कर रही हूँ विथ एन एलिमेंट्स, जिसमें एन एलिमेंट्स हैं, एंड वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज A1 A2 अप टू AN। ये n एलिमेंट्स है इसमें। अब रिलेशन A टू A है, दैट मीन्स जो रिलेशन है वो किसका सबसेट होगा, हमारा A क्रॉस A का सबसेट होगा। तो A क्रॉस A में किस तरीके के एलिमेंट्स आएंगे, अगर परफॉर्म करें तो A1 को पहले A1 का रिलेशन A1 के साथ, फिर A1 का रिलेशन A2 के साथ, और इस तरह से करते हुए A1 का रिलेशन AN सभी के साथ डिफाइन कर दिया। फिर हम उठाएंगे A2 को, और फिर A2 का रिलेशन A1 के साथ, फिर A2 का रिलेशन A2 के साथ, और इस तरीके से करते हुए A2 का रिलेशन AN के साथ। और इस तरीके से करेंगे अगर, तो हम लास्ट वन AN पे पहुँचते हैं। AN का रिलेशन A1 के साथ, AN का रिलेशन A2 के साथ, एंड फाइनली AN अप का रिलेशन AN के साथ। इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर बनाएं तो हमारे A क्रॉस A में कुछ ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। अब हम काउंटिंग करेंगे तो एक इंटरेस्टिंग मेथड है, हम इन ऑर्डर्ड पेयर की कुछ अरेंजमेंट करेंगे, और उस अरेंजमेंट के बेसिस पर इजी रहेगा निकालना कि कितने टाइप्स ऑफ रिलेशन हैं। तो किस तरीके से अरेंजमेंट करनी है कि हम दो बॉक्सेस लेंगे। उन दो बॉक्सेस, फर्स्ट बॉक्स में हम सिर्फ वही ऑर्डर्ड पेयर निकालेंगे जिसमें एलिमेंट सिर्फ खुद के साथ रिलेशन में है, वो सभी ऑर्डर्ड पेयर ले लेंगे। तो वो कौन से बनेंगे, A1 का A1 के साथ, A2 का A2 के साथ, A3 एंड A4 इस तरीके से करते हुए AN इस तरीके के हमारे n एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर बाहर आ जाएंगे। तो हम उनको एक बॉक्स में रख देंगे, A1 A1, या फिर A2 A2, या A3 A3, और इस तरीके से करते हुए AN AN। ये ऑर्डर्ड पेयर हमने अलग कर ली जिसमें एलिमेंट सिर्फ खुद के साथ रिलेशन में है। तो एक बॉक्स प्रिपेयर कर लिया। तो इस बॉक्स में कितने पार्टीशन हुए हमारे, n पार्टीशन हो गए, क्योंकि n एलिमेंट्स हैं, n ऑर्डर्ड पेयर हैं, दैट मीन्स इसमें कितने पार्टीशन बनेंगे, n पार्टीशन। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे n बॉक्सेस, या फिर n एलिमेंट्स यहाँ आ चुके हैं हमारे A क्रॉस A के n एलिमेंट्स हमारे यहाँ आ चुके हैं। सेकेंड बॉक्स बनाएंगे जिसमें हम बाकी सारे जो ऑर्डर पेयर हमारे बचते हैं उनको लिखेंगे। जैसे A1 का रिलेशन A2 के साथ, तो ये कह रहे हैं इजी बनाने के लिए क्या किया, A1 का A2, और सिमिलरली इस ऑर्डर पेयर को यहीं रिवर्स कर दिया। फिर A1 का A3 के साथ, और फिर A3 A1। इस तरीके से करते करते हम पहुँचेंगे AN तक। AN का रिलेशन AN-2 के साथ, और AN-2 का रिलेशन AN के साथ, या फिर AN लास्ट जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर आ सकता है वो क्या होगा, AN-1 AN, ये होंगे। नेक्स्ट जो ऑर्डर्ड पेयर होगा हमारा क्या होगा, AN का रिलेशन AN के साथ, और वो ऑर्डर्ड पेयर कहाँ आ चुका है, इसमें
हमारी फर्स्ट जो सेपरेशन हमने की है उसमें an, an आ चुका है, तो हमारे लास्ट ऑर्डर पेयर यही बनेंगे और इसका एक बॉक्स प्रिपेयर कर लिया हमने। अब बात है कि इस बॉक्स में कितने एलिमेंट्स या कितने पार्टीशन हुए हैं हमारे। देखो सिंपल सी बात है, अगर n बॉक्स टोटल एलिमेंट्स कितने थे पहले तो a क्रॉस a में कितने एलिमेंट होंगे, कार्डिनलिटी ऑफ a क्रॉस a इज इक्वल टू द कार्डिनलिटी ऑफ a क्रॉस कार्डिनलिटी ऑफ a, दैट इज n क्रॉस n, दैट इज n स्क्वायर। तो टोटल एलिमेंट्स, टोटल ऑर्डर्ड पेयर कितने हैं हमारे, n स्क्वायर, जिसमें से n जो एलिमेंट्स हैं, जो n ऑर्डर्ड पेयर हैं इस पार्टीशन में आ चुके हैं। तो यहाँ कितने बचेंगे, n स्क्वायर माइनस n आना चाहिए, लेकिन एक पार्टीशन में दो एलिमेंट आते हैं कि एक पार्टीशन दो एलिमेंट्स को लेता है, और यहाँ कितने हैं, n स्क्वायर n माइनस टोटल है ही हमारे पास। तो अगर मैं हाफ कर दूँ तो क्या हो जाएगा हमारा, इतने पार्टीशन बनेंगे इस बॉक्स के अंदर, क्योंकि एक पार्टीशन में दो एलिमेंट्स आते हैं। तो जैसे वी आर पेयर ऑफ शूज़, हम एक बॉक्स में दो शूज़ रखते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं ये रखूँ कि मेरे पास अगर 5 बॉक्सेस हैं शूज़ के, तो जूते कितने हैं, 10, क्योंकि एक बॉक्स में दो जूते हैं। तो इसी तरीके से कि एलिमेंट्स तो हमारे n स्क्वायर माइनस n हैं, शूज़ तो हमारे 10 हैं, लेकिन बॉक्स कितने होंगे, 10/2, दैट मीन्स 5 बॉक्सेस होंगे हमारे पास शूज़ के। तो वही बात हो रही है n स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाई 2। तो अब क्या करना है, अब चॉइसेस देखनी है कि रिलेशन में अगर इनको आना है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। फर्स्ट वन के लिए या तो ये a1 a1 रिलेशन में आएगा। अब रिलेशन की बात हो रही है, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर चुके हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर्ड पेयर को सेपरेट कर चुके हैं। अगर हम कोई भी रिलेशन अब डिफाइन करते हैं तो इसके लिए क्या क्या चॉइसेस हैं, या तो ये कोई भी ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल होगा, रिलेशन में आएगा, या फिर रिलेशन में नहीं आएगा। मतलब इसके पास कितनी चॉइसेस हैं, 2 चॉइसेस हैं हर बॉक्स के पास। इसके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो ये रिलेशन में आएगा या रिलेशन में नहीं आएगा। इनके लिए क्या है कि इसके लिए 4 चॉइसेस हैं। कैसे 4 चॉइसेस हैं कि या तो दोनों के दोनों पेयर्स हैं जो वे रिलेशन में आएंगे। यहाँ अब ये नहीं देखना है कि पूरा का पूरा पार्टीशन आना चाहिए। रिलेशन में क्या है, a1, a2 तो हो, शायद a2, a1 ना हो। तो बात ये हो रही है कि दोनों ऑर्डर्ड पेयर या तो रिलेशन में आएंगे या दोनों ही नहीं आएंगे, या शायद ये वाला ऑर्डर्ड पेयर, जो ऊपर वाला ऑर्डर्ड पेयर है वो रिलेशन में हो लेकिन नीचे वाला रिलेशन में ना हो। क्या पता ऊपर वाला ना हो और नीचे वाला हो। तो यहाँ कितनी चॉइसेस हैं हमारे पास, 4 चॉइसेस हैं। अब हम कंडीशन लगाएंगे हर टाइप ऑफ रिलेशन के अकॉर्डिंग कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, हम क्या कौन सा ऑर्डर्ड पेयर उठा सकते हैं। तो इन सभी की बातें करेंगे। तो फर्स्ट वन स्टार्ट करते हैं आइडेंटिटी रिलेशन से। तो कितने आइडेंटिटी रिलेशन डिफाइन किए जा सकते हैं किसी भी सेट में। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या कहता है कि आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ ए का हर एलिमेंट रिलेशन में हो सिर्फ खुद के साथ, किसी और के साथ रिलेशन में ना हो। ये रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि हर एलिमेंट होना चाहिए ए का, और सिर्फ खुद के साथ ही रिलेशन में हो, किसी और के साथ ना हो। तो इस बॉक्स के अकॉर्डिंग इस बॉक्स के हर एलिमेंट के पास क्या चॉइसेस है कि हर किसी को आना पड़ेगा। इसके पास कितनी चॉइसेस हैं, 1 चॉइस है, इसको आना ही होगा। अगर इसे आइडेंटिटी रिलेशन बनना है तो इस ऑर्डर्ड पेयर को रिलेशन में आना होगा। तो इसके पास सिर्फ एक ही चॉइस है, ये ना आने की कोई कंडीशन यहाँ नहीं होती है। तो एक ही पॉसिबिलिटी है 1। तो 1 डॉट इसके रिलेशन कितनी है, मैं प्रोडक्ट कर रही हूँ चॉइसेस की। तो 1.1 इसकी भी चॉइसेस 1 है, और इस तरीके से करते हुए हर किसी की चॉइसेस, ये कितने एलिमेंट्स हैं, किन की चॉइसेस है, ये n एलिमेंट्स की चॉइसेस है, ठीक है। अगर सेकंड बॉक्स की बात करें तो इसमें क्या कहता है, ये आइडेंटिटी रिलेशन के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी जो कंडीशन है जो सेटिस्फाई होती है। a1 a2 अगर रिलेशन में आ जाता है तो क्या वो रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन कहता है कि हर एलिमेंट सिर्फ खुद के साथ ही रिलेशन में हो।
तो ये कंडीशन हमारी आइडेंटिटी रिलेशन के लिए नहीं है कि दोनों आए, नहीं आना चाहिए, सिर्फ हमारे पास यही ऑर्डर्ड पेयर आने चाहिए। या फिर क्या है कि ऊपर वाला ऑर्डर्ड पेयर आ जाए, नीचे वाला ना हो, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन कहता है कि हर एलिमेंट सिर्फ खुद के रिलेशन में हो। तो ना ये ऑर्डर्ड पेयर आता है, ना ये वाली चॉइस बनती है, ना ये वाली चॉइस क्या होती है हमारी, सिर्फ यही कि इनमें से कोई भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में नहीं होना चाहिए। फर्स्ट वन के लिए क्या चॉइस थी कि सिर्फ इसको आना होगा रिलेशन में अगर आइडेंटिटी रिलेशन बनना है, तो सिर्फ एक ही चॉइस वैलिड थी और n एलिमेंट्स के लिए थी। यहाँ पर एक ही चॉइस वैलिड है कि किसी को नहीं आना है रिलेशन में अगर उस रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन बनना है। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट करेंगे 1.1.1 अप टू 1, और ये किसकी कितने एलिमेंट्स हैं, ये n² - n डिवाइड बाई 2। दैट मीन्स क्या है 1 रेज टू पावर n डॉट 1 रेज टू पावर n² - n डिवाइड बाई 2। दिस वन इज द, अगर 1 को n टाइम्स मल्टीप्लाई किया दैट मीन्स 1 रेज टू पावर n, यहाँ पे n² - n डिवाइड बाई 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया सभी की, कि ये भी नहीं आना चाहिए, ये भी नहीं आना चाहिए, ये भी नहीं आना चाहिए, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये नहीं आने चाहिए। और ये कितनी है n² - n बाई डिवाइड बाई 2, और अब 1 की पावर कितनी ही कर ले हम 1.1, तो क्या आएगा 1। तो किसी भी सेट के लिए हम सिर्फ एक यूनिक आइडेंटिटी रिलेशन बना सकते हैं, उसमें सिर्फ एक ही आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा कि सभी एलिमेंट सिर्फ खुद के साथ रिलेशन में हो, सिर्फ एक ऐसा ही एक ही आइडेंटिटी रिलेशन बना सकते हैं किसी एक सेट के लिए। तो आइडेंटिटी रिलेशन की कार्डिनलिटी कितनी होगी कि वो यूनिक होगा किसी भी सेट के लिए, उसमें 2-3 आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बना सकते हम, सिर्फ एक ही आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा, दैट विल बी द यूनिक। तो आइडेंटिटी रिलेशन की कार्डिनलिटी फॉर एनी सेट दैट विल बी 1। कार्डिनलिटी नहीं, सॉरी, नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा 1 होगा, सिर्फ एक ही आइडेंटिटी रिलेशन बना सकते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ रिलेशन दैट इज़ द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है कि फर्स्ट वन तो इसका हर एलिमेंट सिर्फ खुद के साथ, सिर्फ नहीं, इसका हर एलिमेंट खुद के साथ तो रिलेशन में हो, ये तो ज़रूरी है कि वो खुद के साथ तो रिलेशन में होना चाहिए, लेकिन वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ भी रिलेशन में है, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ भी ऑर्डर्ड पेयर बनाता है, तो उससे रिफ्लेक्सिव रिलेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। पर ज़रूरी है कि हर एलिमेंट खुद के साथ तो रिलेशन में होना चाहिए। तो फर्स्ट वन बॉक्स के अकॉर्डिंग हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन है हर ऑर्डर्ड पेयर के लिए कि उसको तो एग्जिस्ट करना ही पड़ेगा, ना करने की तो कोई कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं करती है रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। तो हर ऑर्डर्ड पेयर को आना ही पड़ेगा, और उसके लिए कितनी चॉइसेस है, सिर्फ 1 चॉइसेस रहेगी कि उसको आना ही होगा। तो हर ऑर्डर्ड पेयर की कितनी चॉइसेस हैं, 1 चॉइसेस हैं, और ये कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, n एलिमेंट्स हैं। तो हर एलिमेंट की जो फर्स्ट बॉक्स है उसके हर एलिमेंट के पास सिर्फ एक ही चॉइस है कि उसको रिलेशन में आना पड़ेगा, ना आने की कंडीशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन जनरेट नहीं करता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है कि हर ऑर्डर्ड पेयर खुद के साथ तो रिलेशन में होना चाहिए, तो इसके लिए हमारी सिर्फ आने की कंडीशन है वो जो फुलफिल होनी चाहिए। तो एक ही चॉइस है, तो 1.1 n एलिमेंट्स के लिए। नाउ द सेकंड वन ऑर्डर्ड पेयर क्या कहता है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये नहीं कहता कि वो दूसरे के साथ रिलेशन में हो तो मैं रिफ्लेक्सिव नहीं बनूंगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है कि खुद के साथ तो रिलेशन में होना चाहिए, किसी दूसरे के साथ हो या ना हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे A1 A2 या तो दोनों पर ऑर्डर्ड पेयर आ जाएं तब भी कोई इफेक्ट नहीं है रिफ्लेक्सिव रिलेशन पे, सिर्फ हमारी ये तो आने चाहिए, वो तो कंडीशन हो चुकी है। अब बात होती है दूसरे बॉक्स की, तो उसमें चाहे दोनों ऑर्डर्ड पेयर आ जाएं या दोनों ही ना आए, या पहले वाला आ जाए दूसरा ना आए, या दूसरा आ जाए पहला ना आए, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हर ऑर्डर्ड पेयर के लिए कितनी चॉइसेस हैं आने के लिए, 4 चॉइसेस हैं, या तो दोनों आ जाए, या दोनों ही ना आए, या एक आ जाए एक ना आए। तो ये चारों चॉइसेस हमारे पार्टीशन के लिए सेटिस्फाई हो रही हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन में। आइडेंटिटी में क्या कहता है कि हर एलिमेंट सिर्फ खुद के साथ ही रिलेशन में हो, किसी दूसरे के साथ नहीं होना चाहिए था, तो सिर्फ हमने ये वाली कंडीशन ली थी। लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता है, वो कहता है कि वो खुद के साथ तो रिलेशन में हो, किसी दूसरे के साथ हो या ना हो उससे इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये चारों चॉइसेस हमारे लिए
एडमायरेबल हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए, तो चारों चॉइसेस हैं। हम इस तरीके से लिखेंगे कि हर बॉक्स के लिए चार चॉइसेस हैं, और ये कितने बॉक्सेस हैं हमारे पास, n स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से क्या आया कि 1 की पावर n डॉट 4 की पावर n स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाई 2। 1 की कितनी पावर कर ले, 1 ही रहेगा। 4 क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर, एंड दैट इज़ द n स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाई 2। तो आगे 2 रेज़ टू पावर n स्क्वायर माइनस n। तो किसी भी सेट के लिए हम इतने रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। किसी सेट A में अगर n एलिमेंट्स हैं तो कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर n स्क्वायर माइनस n। नाउ द नेक्स्ट टाइप दैट इज़ द, एक मिनट हम इसे अलग से रख लेते हैं सामने, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। हमारा इररिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन क्या कहती है कि किसी कोई भी रिलेशन इररिफ्लेक्सिव कब होगा, जिसमें हर कोई एलिमेंट सिर्फ खुद के साथ ही रिलेशन में ना हो, चाहे और किसी के साथ में हो, सिर्फ खुद के साथ ही रिलेशन में नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव का क्या होता है कि वो खुद के साथ तो रिलेशन में होना चाहिए, लेकिन इररिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि वो खुद के साथ ही रिलेशन में ना हो, बाकी किसी के साथ हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो फर्स्ट बॉक्स के अकॉर्डिंग हमारे पास हर ऑर्डर्ड पेयर के लिए सिर्फ एक ही चॉइस है कि उसको एग्जिस्ट रिलेशन में नहीं करना है, उसको आना ही नहीं है रिलेशन में, अगर रिलेशन को इररिफ्लेक्सिव बनना है तो हमारे हर ऑर्डर्ड पेयर के कितनी चॉइसेस हैं, 1 चॉइसेस है। तो फर्स्ट बॉक्स के लिए हर पार्टीशन के लिए सिर्फ एक ही चॉइस है, और ये कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, n पार्टीशन है। जब सेकंड वन की बात आती है तो सिमिलरली जैसे रिफ्लेक्सिव में था कि वो किसी और के साथ रिलेशन में हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर आ सकते हैं, दोनों ना आए, या फिर एक आ जाए एक ना आए, तो इससे इररिफ्लेक्सिव रिलेशन पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो ये चारों कंडीशन इररिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए वैलिड है। तो हमारे हर ऑर्डर्ड पेयर के लिए कितनी चॉइसेस हैं, ये दोनों आ सकते हैं, ये दोनों नहीं आए, या फिर एक आ जाए एक ना आए। तो हर ऑर्डर्ड पेयर के लिए, हर पार्टीशन के लिए हमारे पास 4 चॉइसेस हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4.4.4 अप टू 4, हर किसी की 4 चॉइसेस हैं, और ये कितने एलिमेंट्स हैं, n स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाई 2। तो ये फिर से क्या आ जाएगा, 2 रेज़ टू पावर n स्क्वायर माइनस n, जैसे हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आया था। तो हमारे किसी भी सेट A के लिए जो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, जितने हम रिफ्लेक्सिव और इररिफ्लेक्सिव डिफाइन कर सकते हैं वो सेम है, दैट इज़ द 2 रेज़ टू पावर n स्क्वायर माइनस n। तो ये था इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। आगे बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है कि अगर रिलेशन में a, b एग्जिस्ट करता है तो b, a भी आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर a, के लिए आना या ना आना इफेक्ट नहीं डालता है। देखो फर्स्ट वन पेयर के लिए, इसके लिए कितनी चॉइसेस हैं, या तो ये रिलेशन में आए, अगर रिलेशन में आएगा तो इसका अपोजिट एग्जिस्ट करता है, a1, an का जो रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, a1, a1, तो भी रिलेशन क्या रहेगा, सिमेट्रिक ही रहेगा। तो ये आए या ना आए तो सिमेट्रिक रिलेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर आएगा तो भी इसका रिवर्स ये खुद ही है और रिलेशन में रहेगा तो रिलेशन सिमेट्रिक रहेगा। तो ये आ भी सकता है रिलेशन में, अगर नहीं आएगा तो भी कोई इफेक्ट रिलेशन पर नहीं पड़ने वाला है। ज़रूरी नहीं है कि हर सिमेट्रिक रिलेशन ये नहीं कहता कि हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन में होना चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं कहता है। तो ये रिलेशन में आएगा तो भी रिलेशन सिमेट्रिक रहेगा क्योंकि इसका रिवर्स ये खुद है, और नहीं आएगा तो भी हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन नहीं है सिमेट्रिक रिलेशन के लिए कि हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन में होना चाहिए। तो इसके हर ऑर्डर्ड पेयर के लिए कितनी चॉइसेस हैं, 2। ये आ भी सकता है और नहीं भी। तो फर्स्ट बॉक्स के लिए कितनी चॉइसेस हैं, 2 चॉइसेस हैं, वो आ भी सकते हैं और नहीं भी। तो ये कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं। अब बात आती है सेकेंड की। यहाँ पे अगर सिमेट्रिक रिलेशन कहता है कि अगर a1 a2 रिलेशन में आएगा तो a2 a1 को आना पड़ेगा।
तो फर्स्ट कंडीशन तो हमारी होनी चाहिए सिमेट्रिक रिलेशन बनने के लिए, अगर A1 A2 आएगा तो A2 A1 को आना पड़ेगा। बात आती है सेकंड की, अगर A1 A2 रिलेशन में होगा ही नहीं तो हम चेक ही क्यों करेंगे कि ये ज़रूरी नहीं कहता ना कि वो हर एलिमेंट के लिए A1 A2 होना चाहिए तो A2 A1 भी होना चाहिए, हर एलिमेंट के लिए नहीं है। वो कहता है कि अगर ऐसा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट करता है A1 A2 तो उसका रिवर्स होना चाहिए, तो अगर वो नहीं होगा तो हमें उसका रिवर्स चेक नहीं करना है। तो ये कंडीशन और ये कंडीशन तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए डिफाइन होती है, वैलिड होती है। लेकिन नेक्स्ट वन, अगर A1 A2 होगा लेकिन A2 A1 नहीं होगा तो क्या रिलेशन सिमेट्रिक होगा? नहीं होगा। तो ना ये कंडीशन सिमेट्रिक के लिए सेटिस्फाइड है ना ये कर। तो यहाँ कितनी चॉइसेस हैं हर ऑर्डर पेयर के लिए? दो चॉइसेस हैं। तो 2.2 अप टू 2, और ये कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास? n² - n डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ गया 2⁻n डॉट 2⁻n² - n डिवाइड बाई 2। जब बेस सेम हो तो पावर्स जुड़ जाती हैं, तो n + n² - n डिवाइड बाई 2, या फिर ये आएगा 2⁻2n + n² - n डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 2⁻n² - n + n डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू समीशन n। तो हम कितने दोबारा देख लेते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है कि अगर A1 A2 रिलेशन में आएगा, पहली बात कि अगर वो आएगा तो A2 A1 को आना पड़ेगा, अगर वो नहीं आता है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हम चेक ही नहीं करेंगे। अगर A1 A2 ही रिलेशन में नहीं है तो उसका रिवर्स क्यों चेक करें। तो फर्स्ट वन बॉक्स के अकॉर्डिंग अगर देखें तो अगर A1 A1 रिलेशन में आएगा तो इसका रिवर्स ये खुद ही है, तो भी रिलेशन क्या रहेगा? सिमेट्रिक। अगर ना भी आए तो भी हमारा सिमेट्रिक रिलेशन ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाता कि हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन में होना चाहिए। तो इस बॉक्स के हर पार्टीशन के लिए कितनी चॉइसेस हैं? 2 चॉइसेस हैं, दैट इज 2.2 और मैंने n एलिमेंट्स हैं तो ये लिख दिया था। सेकंड बॉक्स क्या कहते हैं कि अगर A1 A2 रिलेशन में आएगा तो इसको आना पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन कहती है कि अगर A1 A2 है तो A2 A1 भी आएगा, तो इससे सिमेट्रिक बनता है हमारा। सेकंड कहता है कि अगर A1 A2 नहीं है तो A2 A1 भी नहीं है, तो हमारा तब भी रिलेशन क्या रहेगा? सिमेट्रिक रहेगा। जब A1 A2 एग्जिस्ट ही नहीं करता तो A2 A1 भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो भी हमारा रिलेशन क्या रहेगा? सिमेट्रिक। और अगर A1 A2 आ जाए और ये ना आए, उसका रिवर्स ना आए, तो क्या रिलेशन सिमेट्रिक रहेगा? नहीं रहेगा। या फिर A2 A1 आ जाए और ये ना आए तो इसका रिवर्स तो क्या है? ये है, और ये अगर नहीं आएगा तो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं रहेगा। तो इसके हर पार्टीशन के लिए कितनी चॉइसेस हैं? 2 चॉइसेस हैं। तो सिमिलरली मैंने लिख दिया 2.2 n² - n डिवाइड बाई 2। तो ये हमारी सिमेट्रिक रिलेशन की थी। ये कितने 2⁻n 2⁻n² - n डिवाइड बाई 2। जब बेस सेम हो तो पावर्स जुड़ जाती हैं, और इसे सॉल्व करने के बाद क्या है? 2 समीशन n। तो हमारे पास इतने किसी भी रिलेशन सेट A के लिए जिसमें n एलिमेंट्स हैं तो इतने सिमेट्रिक रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं। तो सो नाउ द नेक्स्ट टाइप दैट इज द एसिमेट्रिक रिलेशन। अब हम एसिमेट्रिक रिलेशन की काउंटिंग करेंगे कि किसी सेट के लिए कितनी एसिमेट्रिक रिलेशंस डिफाइन किए जा सकते हैं। तो एसिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है कि A, B तो रिलेशन में हो लेकिन B, A रिलेशन में नहीं आना चाहिए, दैट मीन्स उसका रिवर्स रिलेशन से बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी क्या क्या चॉइसेस बनती है वो देख लेते हैं। फर्स्ट वन है कि अगर A1, A1 आएगा हमारा रिलेशन में तो इसका रिवर्स A1, A1 ही होगा, दैट मीन्स एसिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। उसके अकॉर्डिंग तो क्या, अगर A1 A2 रिलेशन में आए तो A2 A1 नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर A1, A1 रिलेशन में आएगा तो उसका रिवर्स A1, A1 ही होगा, तो वो रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा और हमारी एसिमेट्रिक की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो सभी ऑर्डर्ड पेयर के लिए एग्जिस्टेंस की जो कंडीशन है वो एसिमेट्रिक रिलेशन के लिए वैलिड नहीं है। तो सिर्फ एक ही कंडीशन बनती है कि ये रिलेशन में नहीं आने चाहिए अगर रिलेशन को एसिमेट्रिक रिलेशन बनना है। तो एसिमेट्रिक रिलेशन के लिए फर्स्ट बॉक्सेस के लिए क्या क्या चॉइसेस है कि वो नहीं आनी चाहिए रिलेशन में। तो फर्स्ट पेयर के लिए तो हमारे पास 1.1 एक ही चॉइस है सभी के लिए, और एलिमेंट्स कितने हैं? n एलिमेंट्स है। अब सेकंड की बात करें, सेकंड बॉक्स की बात करें तो इसमें क्या है, फर्स्ट ये देख लेते हैं कि अगर A1, A2 नहीं होगा और A2, A1, अगर A1, A2 भी ना हो, A2, A1 भी ना हो, इन दोनों में से कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ना हो तो हमारी एसिमेट्रिक रिलेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है।
एसिमेट्रिक के अकॉर्डिंग तो क्या है कि अगर ये हो तो ये ना होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या है, ये कंडीशन इसका मतलब सेटिस्फाई है एसिमेट्रिक के लिए कि ये है तो ये नहीं है, ये है तो इसका रिवर्स ये नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन तो एसिमेट्रिक के लिए हो गई। सेकंड वन, ये दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो भी हमारी एसिमेट्रिक रिलेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अब बात आती है फर्स्ट वन की, अगर A1 A2 है तो A2 A1 भी आता है, तो ये एसिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन के अगेंस्ट है, तो ये कंडीशन एसिमेट्रिक के लिए नहीं है। तो चॉइसेस कितनी बची है हमारे पास, सिर्फ 3 चॉइसेस बची कि दोनों ही ना आए, या ये आए ये ना आए, ये आए तो ये ना आए। तो हमारा रिलेशन क्या बन जाएगा, एसिमेट्रिक रिलेशन। तो सेकंड बॉक्स के लिए हमारे पास क्या चॉइसेस बचती हैं, 3 चॉइसेस हैं हर एलिमेंट के लिए, और हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं, n² - n डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो अब ये आ गया 1⁻n डॉट 3⁻n² - n डिवाइड बाय 2। तो हमारे यही इतने ही रिलेशन हैं। अगर किसी सेट A में n एलिमेंट्स हैं तो एसिमेट्रिक रिलेशंस कितने बनाए जा सकते हैं, 3⁻n² - n डिवाइड बाय 2। अब लास्ट वन है, दैट इज द एंटीसिमेट्रिक। तो एंटीसिमेट्रिक की बात करें तो एंटीसिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर A1, A2 रिलेशन में आए, कि अगर A1, A2 रिलेशन से बिलोंग करता है तो और A2, A1 भी रिलेशन में बिलोंग करता है, इसका मतलब है कि A1 और A2 क्या हैं, इक्वल, ठीक है। तो यही कंडीशन देख के चलते हैं। फर्स्ट वन है, फर्स्ट बॉक्स के लिए अगर A1, A1 रिलेशन से बिलोंग करेगा तो इसका रिवर्स A1, A1 भी रिलेशन में होगा, और ये कब है, जब दोनों इक्वल हैं। तो हमारी एसिमेट्रिक रिलेशन की ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एंटीसिमेट्रिक की रिलेशन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि अगर A1, A2 रिलेशन में है, A2, A1 भी रिलेशन में है, दैट मीन्स A और B इक्वल है। तो A1, A1 रिलेशन में अगर आएगा, अगर रिलेशन में होगा तो उसका रिवर्स भी रिलेशन में है, क्योंकि वो उसका रिवर्स खुद ही है वो। तो ये कब पॉसिबल हुआ, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो हमारी एंटीसिमेट्रिक की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। अगर नहीं होगा तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि ये एंटीसिमेट्रिक रिलेशन ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाता कि हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन में हो। तो इसके हर ऑर्डर्ड पेयर के लिए अगर ये एग्जिस्ट भी करते हैं या ना भी करें तो हमारे एंटीसिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन पर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है। तो ये दोनों चॉइसेस इन दोनों के लिए, इन सभी ऑर्डर्ड पेयर के लिए क्या है, वैलिड है। तो हमारे फर्स्ट बॉक्स के लिए क्या आ जाएंगे, 2 चॉइसेस आ गई, ठीक है। और ये कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, n एलिमेंट्स के चॉइसेस हैं। अब बात आती है नेक्स्ट वन की, नेक्स्ट पेयर के लिए। इसमें क्या आएगा, ये देखो, अगर A1, A2 रिलेशन में होगा तो और A2, A1 भी। अब यहाँ देखो A1, A2 इक्वल नहीं है, क्योंकि इक्वल वाले हमने अलग बॉक्स में ले चुके हैं, ये डिफरेंट है। अगर A1, A2 भी रिलेशन में है, A2, A1 भी रिलेशन में है, लेकिन A1, A2 इक्वल नहीं है, तो ये हमारे कंडीशन एंटीसिमेट्रिक की डिसवैलिड हो जाती है, वैलिड नहीं रहती है। तो ये यहाँ पे एंटीसिमेट्रिक के लिए वैलिड नहीं है। ये कंडीशन तो हम बार कर चुके हैं। सेकंड वन, ना A1, A2 रिलेशन में है, ना A2, A1 रिलेशन में है, तो एंटीसिमेट्रिक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। वो कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता कि हर नंबर का के लिए, हर एलिमेंट के लिए ऐसा हो। ए के हर एलिमेंट के लिए ये होना ज़रूरी नहीं है। अगर ये दोनों ना भी आए तो हमारे एंटीसिमेट्रिक रिलेशन के एग्जिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट वन है, अगर A1, A2 रिलेशन में हो और ये ना हो, तो अगर ये है ये नहीं है, तो थर्ड कंडीशन हमने चेक ही नहीं करनी है। ये कहता है कि अगर ये भी हो ये भी हो, तब हम चेक करेंगे क्या A1, A2 इक्वल हैं। इसने कहा सिर्फ ये एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हमें चेक ही नहीं करना कि A1, A2 इक्वल हैं कि नहीं। तो ये भी हमारी एंटीसिमेट्रिक के लिए वैलिड है। नेक्स्ट कंडीशन भी क्या होगी, वैलिड होगी कि ये नहीं है, ये एग्जिस्ट करता है रिलेशन में लेकिन ये नहीं है, तो हमें चेक ही नहीं करना क्या A1, A2 इक्वल है कि नहीं। तो ये तीनों कंडीशन तो एंटीसिमेट्रिक के लिए वैलिड हैं, सिर्फ फर्स्ट वाली कि ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन दोनों डिफरेंट हैं, A1, A2 इक्वल नहीं है। तो ये वाली कंडीशन तो एंटीसिमेट्रिक के लिए फेवरेबल नहीं है, ये तीनों फेवरेबल हैं। तो कितनी चॉइसेस बनती हैं, 3 चॉइसेस, दैट इज़ 3.3.3 अप टू, और ये कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, n² - n डिवाइड बाई 2। तो क्या आ जाएगा, 2⁻n डॉट 3⁻n² - n डिवाइड बाई 2।
सो ये हमारे एंटी सिमेट्रिक है। किसी सेट ए के लिए जिसमें n एलिमेंट्स हैं, इतने एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस हम डिफाइन कर सकते हैं। बात आती है ट्रांजिटिव रिलेशन की। हम ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं बता सकते कि किसी सेट के लिए कितने ट्रांजिटिव रिलेशन होंगे, हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ऐसी कोई रूल या फिर कोई फॉर्मूला अभी तक जनरेट नहीं हुआ है जिससे हम ट्रांजिटिव रिलेशन की काउंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, दो दो का पेयर ले रहे हैं, A1 A2 A2 A1, ये तो हो गया, लेकिन हम आगे ये नहीं कर रहे A1 A2 रिलेशन है और फिर A2 A3 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। हमारी पेयरिंग है, जो एडजस्टमेंट है फॉर्मूले की, वो कुछ इस तरीके से है कि A1 A2 रिलेशन में है, A2 A1 नहीं है। सिर्फ हम उनके रिवर्स की बात कर रहे हैं, किसी थर्ड वन पेयर के साथ कम्बिनेशन की बात नहीं हो रही है अरेंजमेंट में, तो हम ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं निकाल सकते। एक जस्ट हम काउंट ही करने पड़ सकते हैं शायद कि कैसे क्या क्या रूल हो सकते हैं। तो इतना ही था। आइडेंटिटी रिलेशन, हम आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, यूनिक होगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए 2n² -n, एंड इररिफ्लेक्सिव के लिए सेम 2n² -n, and then symmetric relation 2 n, asymmetric relation 3n² -n divided by 2, and then antisymmetric, that is this is the formula for antisymmetric relation. So this is the counting of relations जो बहुत ही ज़रूरी थी। So enough for today. Thank you, and like, share and subscribe the channel please.